गद्दार शब्द आया है। राहुल गांधी के लिए जो बातें कही है संबित पात्रा ने, गाली गलौज शुरू हो गई है। जब मन किया दिल्ली कूच कर दो। किसानों के लाडले शिवराज हो गए। राहुल गांधी कहते हैं ना कि डरो मत, ये अभय मुद्रा। उनको ज्ञान भी नहीं है अभय मुद्रा का। हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत खोलो। ये देखिए कैसे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। वक्फ को समाप्त करना होगा। संविधान की बजाय पत्थर अगर आप अपने हाथ में लेंगे तो फिर पत्थर का माकूल जवाब दिया जाएगा। राकेश टिकैत अच्छा दौड़ते हैं। भागते अच्छा है। राहुल गांधी भी खींच मेरी फोटो कर रहे थे। कैमरे में सिर्फ राहुल गांधी रहेंगे और कांग्रेसी रहेंगे, अखिलेश भैया नहीं रहेंगे। मतलब आप इसको कह रहे हैं कि कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल जुड़े हुए हैं। अरविंद केजरीवाल की चतुर राजनीति की ये मिसाल है। पीढ़ीगत परिवर्तन के नेता देवोभव बनने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। नमस्कार, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। आज मुद्दे ऐसे जो हो चुके हैं, जो होने वाले हैं और जो हो रहे हैं, इन तीनों मतलब भूत भविष्य वर्तमान के साथ में सबसे पहले तो महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ है उस पर तो बात करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है भारतीय राजनीति में एक शब्द इस बार आ गया है, गद्दार। सोरोस का नाम तो आपने सुना होगा, अडानी का नाम खूब सुना होगा, लेकिन राहुल गांधी के साथ गद्दार शब्द लगाया गया और कुछ बड़े संगीन आरोपों के साथ ही कुछ लोगों ने न्याय की अवधारणा को बता दिया, भारत खोदो योजना। लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है उस पर भी करेंगे चर्चा, और किसानों के नाम पर जो अराजकता है उस पर भी होगी बात, और साथ ही कुछ और मुद्दे हैं। लेकिन हर्षवर्धन, सबसे पहले मुझे लगता है कि ये जो गद्दार शब्द आया है, राहुल गांधी के लिए जो बातें कही है संबित पात्रा ने, अब चूंकि एक राष्ट्रीय दल ने एक प्रेस वार्ता में आधिकारिक तौर पर कुछ संगीन आरोप लगाए हैं, तो इन पर चर्चा करना जरूरी है और एक जो क्रोनोलॉजी है उस पर भी बात करना जरूरी है। कैसे देख रहे हैं इसको आप? नहीं, मुझे लगता है कि ये शायद भारतीय राजनीति में इससे पहले तो ऐसा आरोप किसी नेता प्रतिपक्ष पर नहीं लगा। बिल्कुल। और संबित पात्रा ने मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा है उसके साथ वो प्रमाण दे रहे थे कि देखिए ये बांग्लादेशी जर्नलिस्ट है, ये जॉर्ज सोरोस के साथ ये जुड़ा था, ये सलील शेट्टी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होता है, ये किस तरह से राहुल गांधी जो जॉर्ज सोरोस के मुद्दे होते हैं उसको उठाते हैं, कैसे ये भारत की कंपनियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, कैसे भारतीय शेयर बाजार को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। उसमें भी तो रिटेल इन्वेस्टर, छोटे निवेशक का पैसा लगा। बिल्कुल। अब वैसे तो बहुत ढेर सारे आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, लेकिन जिस तरह से मोदी अडानी को जोड़ के वो एआई के जरिए मोदानी बना दे रहे थे, अब जॉर्ज सोरोस और राहुल को जोड़कर भी एक चित्र बनाया गया है। दरअसल मुझे लगता है कि मोदी और जो अडानी का जो आरोप है उससे कुछ लोग सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि खास तौर से एक उद्योगपति जो चाइनीज कंपनियों को लगातार मात दे रहा हो और जब उसका नुकसान हो रहा हो तो उसकी जगह चाइनीज कंपनियों को ही फायदा मिल रहा हो, ऐसी स्थिति में जॉर्ज सोरोस के साथ में राहुल की तस्वीर लगाना, मैं तथ्यों पर बात नहीं कर रहा हूं, जो सामने तस्वीर आई है, पर्सपेक्टिव है, उस पर बात कर रहा हूं। ज्यादा घातक क्या है? नेता प्रतिपक्ष के तौर पे जो बात हर्षवर्धन कह रहे हैं उसको समझिए। नेता प्रतिपक्ष पर गद्दार होने का आरोप, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जो है लोकतंत्र का जो एक पूरा एक हमारा ढांचा है उसमें जो कस्टोडियंस होते हैं उसकी भूमिका होती है, लेकिन अगर वो कहीं भारत की बढ़ती ताकत को, भारत की जो संभावनाओं को अपने राजनीतिक हितों के लिए अगर नुकसान पहुंचा रहा, कई बार तो ऐसा नहीं लगता है कि सुपारी किलर टाइप के हो गए हैं? नहीं, ये खतरनाक है। और देखिए अब ये तो तय जनता करेगी, लेकिन मोदी अडानी के रिश्तों को लेकर जो जो कहा जाता रहा, जनता ने तो उसको उस तरह से नहीं देखा। हाँ। अगर देखती तो 19 और 24 का ये मैंडेट, अरे महाराष्ट्र का, हरियाणा का, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का, उत्तर प्रदेश का, मतलब ढेर सारे हैं। लेकिन सवाल यहाँ दूसरा है, राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस के रिश्तों को लेकर जो कहा भाजपा ने, उस पर जो प्रतिक्रिया आई है वो बड़ी विचित्र है। गाली गलौज है, प्रतिक्रिया गाली गलौज शुरू हो गई है, तर्क में थोड़ी है। जाने क्या करें, लेकिन होना तो ये चाहिए था। दो चीजें हैं, या तो अगर भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को गद्दार गलत कह रही है तो आप सीधे भारतीय जनता पार्टी पर मानहानि का दावा करिए, जो नितिन गडकरी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। आप न्यायालय में जाइए, लेकिन वो नहीं हुआ क्या? उन लोगों ने कुछ और बताना शुरू कर दिया, गालियां देना शुरू कर दिया कि देखो ये लोग तो अडानी के एजेंट हैं। तो अब अडानी के एजेंट और सोरोस के एजेंट
इसको जनता कैसे देखेगी? और जॉर्ज सोरोस का भारत से क्या लेना देना भाई? उसके बावजूद वो प्लेज करता रहता है $1 बिलियन देंगे, नरेंद्र मोदी को हटा देंगे। अडानी तो इसी देश के नागरिक हैं, अडानी तो एक बड़ी कंपनी चला रहे हैं। अडानी तो, आप अगर ये भी कह रहे हैं, मैं तो इसको भी गलत नहीं मानता, अगर नरेंद्र मोदी की वजह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से भारत की कंपनी को दुनिया के दूसरे देशों में ठेका मिल रहा है, काम मिल रहा है, तो इसमें गलत क्या है भाई? नहीं, मेरा इसमें कौन सी बुराई? एक बात और हर्षवर्धन, ये जो पूरे देश में जब भी कुछ बेहतर अर्थव्यवस्था होने लगती है, अचानक तमाम आंदोलन खड़े हो जाते हैं। मैं जो किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है या जो तमाम चीज़ें हैं, भाई आप भी किसान परिवार से आते हैं, मैं भी किसान परिवार से आता हूँ। ये जो तमाम बिल पर तो मैं अभी चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये क्या लगा रखा है कि जब मन किया दिल्ली कूच कर दो, जब मन किया तब सिर उठा दिया। अच्छा ये बताइए, ये अच्छा कि आपने कह दिया, चलिए मैं वो पंजाब वाले किसानों के आंदोलन पे बाद में आऊंगा। अभी ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा से कुछ किसान चढ़ गए थे। बिल्कुल 6 घंटे नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे जाम रहा। अगर ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे नहीं बना होता और देश से, उत्तर प्रदेश से, हर राज्य से आकर लोग यहाँ नौकरी नहीं करते और फ्लैट नहीं खरीदते लाखों में करोड़ों में, तो इनकी जमीन की क्या कीमत होती? नहीं, इतना ही नहीं, ये जो सामान बेचने जा रहे हैं, अन्न जो बेचने जा रहे हैं, इसी रोड से जा रहे हैं ना। इसी रोड से जा रहे हैं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, कई बार वो कहते हैं कि हमारी जमीन बिक गई, हमारे बाप दादाओं की जमीन पर लोग बैठे। अरे भाई, वो हमने पैसा दे के लिया है, हमने, मतलब जो भी यहाँ फ्लैट लेके, कोठी लेके रह रहा है, और आपको उसका मुआवजा मिल चुका। बिल्कुल, कई कई मामलों में तो 1-1, 2-2 बार बढ़ के मिल चुका। अब ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आज सुबह हम उठे, घर में सब खत्म हो गया, खर्चा पानी नहीं चल रहा है, या कहे कि अच्छा दूसरे के पास पजेरो गाड़ी आ गई तो यार चलो मुआवजा मांग लेते हैं, पुराना वाला बचा हुआ है, चलो फिर मांग लेते हैं। ये खतरनाक है। और देखिए, यही प्रवृत्ति पंजाब के किसानों की भी है, चल पड़ते हैं वो। अच्छा यार, साल के जब तुम भैया मतलब 12 महीने में 7-8 महीने, 10 महीने तुम आंदोलन करते रहते हो, तो खेती कब करते हो? नहीं, एक सवाल और मैं समझना चाह रहा हूँ हर्षवर्धन, आपने एक ट्वीट किया था, आपने किया था जो उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ साहब, कि ये सतपाल मलिक बनने की राह पर हैं, वो क्या मामला था, क्या हो गया था? थोड़ा सा बताइए दर्शकों को, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये बड़ा अच्छा आपने याद दिलाया। अच्छा देखिए, जगदीप धनखड़ जी चूंकि उपराष्ट्रपति हैं, संवैधानिक पद पर हैं, तो मैं कोई भी शब्द उनके बारे में ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन जो मैं कहूंगा उसको आप सुनिए और समझिए। वो अति विनम्र हैं, इतने विनम्र हैं कि वो विद्रोही हो ही नहीं सकते। फिर काहे को वो विद्रोही टाइप दिखने लगे थे? ICAR का प्रोग्राम था, एग्रीकल्चर मिनिस्टर बैठा हुआ है, अब आप ही के साथ आया, आपके साथ गया, तो आप बता देते ना। लेकिन वहां पर किसानों की जिस तरह से चिंता की गई, वहां पर जिस तरह से MSP पर देंगे कि नहीं, क्यों नहीं देंगे, और उस पर सदन में बाकायदा MSP पर सरकार खरीद रही है, हमारी सरकार खरीद रही, कांग्रेस की सरकार नहीं खरीद रही थी, ये बताते हुए शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि हम ये करने जा रहे हैं। फिर उन्होंने, शिवराज सिंह चौहान जो लाडली बहनों के लाडले भाई थे, अब जगदीप धनखड़ ने उनको नई उपाधि दे दी, लाडले, किसानों के लाडले शिवराज हो गए। तो अब लाडले किसान भी हो गए हो। मतलब तो मुझे लगता है कि जो ये पूरी राजनीति थी, ये जो एनार्किस्ट की, पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो फार्मर लीडर हैं, या उसमें कुछ जो असली किसान भी फंसे रहते हैं, उन सब को ध्वस्त करने के लिए जगदीप धनखड़ का थोड़ा सा सत्यपाल मलिक अवतार आया। सदन में शिवराज सिंह चौहान के साथ बातचीत हुई और शिवराज सिंह चौहान ने वो सारी मांगे मान ली। और आज बड़ा, जिसको कहते हैं ना कि हम जब ये चर्चा कर रहे हैं, तो उस वक्त अखबारों में जो छपा उस पर चर्चा हो रही है कि भैया सरकार तो MSP पर दे रही है, लागत का 50% से अधिक दे रही है। तो इन किसान नेताओं की पूरी राजनीति नरेंद्र मोदी ने ध्वस्त कर दी। मतलब कुल मिला के, जैसे था ना महाराष्ट्र चुनाव के समय, हम लोग एक बात कह रहे थे कि अजीत पवार को इतना क्यों चढ़ा रहे हैं भैया, अगर घटी दरों पर अगर आप ले आएंगे तो आपको फायदा क्या होगा। लेकिन आपको थोड़ा सा शायद हो सकता है आश्चर्य हो कि हम सोरोस से एकदम से किसान पर आ गए। दरअसल ये जो किसान आंदोलन जो उस समय हुआ था पंजाब वाला, ये मैं लाया इसलिए था क्योंकि जरा इस कड़ी को समझिए। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अमेरिका जाते हैं, उसके बाद अभी भी उनके 4 दिनों का हिसाब किताब सामने नहीं आया है हर्षवर्धन। तो जो गद्दार वाली जो बात कही जा रही है, हिसाब किताब आया है वो भी तो बड़ा बढ़िया बढ़िया है ना। चीन का मॉडल अच्छा है, उनके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में रहता है। जो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर हैं, भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। वो मिलते हैं तो उनके प्रतिनिधि मंडल में इल्हान उमार रहते हैं। तो मतलब कौन कौन सी बात है जो, और मैं यही तो कह रहा हूं कि ये तो प्रत्यक्ष मिले हैं। हाँ, और जिस डीप स्टेट की बात होती है, जिसको लेकर
संबित पात्रा ने आरोप लगाए हैं, आप क्या कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री से आप कह रहे हैं, आवाज आप उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि अडानी के साथ आपके क्या संबंध है, आप गए, उनको यहां पर ठेका मिल गया, इनको बिजली का यहां पर मिल गया, सब मिल गया। तो प्रधानमंत्री बताएं, भारतीय उद्योगपति को कुछ मिल गया है उस पर प्रधानमंत्री बात करें, लेकिन राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, मैं फिर कह रहा हूं, वो कांग्रेस के नेता के तौर पर वहां नहीं गए थे। नेता प्रतिपक्ष का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, अपनी एक जिम्मेदारी होती है, और मिनट बाय मिनट कार्यक्रम जब इस तरीके के लोग जाते हैं तो उसका बनाया जाता है और उसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर वो जानकारी आपने नहीं दी है, और वो दौरा आपका पर्सनल दौरा नहीं था, व्यक्तिगत दौरे पर आप नहीं जाते नहीं, लेकिन व्यक्तिगत दौरे पे भी हो तो क्या अभी कल को नरेंद्र मोदी जाए, वैसे तो नरेंद्र मोदी उस तरह से छुट्टियों पर जाते नहीं जैसे ये लोग गायब हो जाते हैं। वो तो मिनट बाय मिनट का हिसाब किताब होता है। एक एक आप ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप सार्वजनिक जीवन में है, नेता है या नेता प्रतिपक्ष है और आप यूं कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल सही जोड़ा। ये जॉर्ज सोरोस का, या जो विदेशी ताकतें हैं, ये जो खालिस्तानी ताकतें हैं, ये जो कनाडा है, ये जो मतलब सब के सब इसमें जुड़े हुए हैं। अब देश को ये सामने से पता चल रहा है, वो लोकतांत्रिक तौर नहीं, पर बस मुझे दे रहा है। चिंता बस ये है ना हर्षवर्धन, और कोई बात नहीं है। देखिए, बतौर पत्रकार, बतौर भारतीय नागरिक, यहां पर लोकतंत्र में विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, मुखर होना चाहिए, प्रखर होना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि किस कीमत पर। देश को ऐसा नेता चाहिए या ऐसे नेता चाहिए, तमाम राजनीतिक दलों में वन पार्टी रूल किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है। लोकतंत्र की तो उस दिन हत्या हो जाती है, मैं मानता हूं। भारत में हो भी नहीं सकता। नहीं, मैं बार बार कहता बिल्कुल। हूं, हम भारतीय मूल रूप से लोकतांत्रिक हैं। बिल्कुल, और मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी नहीं हो सकता है। और इसका एक बड़ा उदाहरण 2024 का चुनाव था, जब मोदी जी ने कह दिया आपकी बार 400 पार, तो जनता ने कहा राइट टाइम करो, 240 पे लेके आ गए। मतलब कट टू साइज करना आता है हमें। अहंकार नहीं, कट टू साइज करते हैं। और यही लोकतंत्र में होता है कि जब किसी को लगने लगे कि नहीं नहीं वही सब कुछ है, हम ब्रह्मास्मि हो गए, को हम द्वितीयोनासी, तब वो जाके कहता है कि ठीक है भैया, हम बताते हैं कि कौन कौन और है। हाँ, नहीं, वो कह देता है कि भैया भैया जैसे ऊपर भगवान है तो जनता जनार्दन है, वो बता देती है यहाँ पर। तो कुल मिला के बस यहाँ पर बात इतनी है कि भारतीय हितों की रक्षा करने वाला नेता चाहिए, वो चाहे किसी भी दल में है। और अगर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, मैं देखिए, गद्दार आरोप अगर लगाया गया है तो मुझे लगता है गाली गलौज के बजाय इस पर संबित पात्रा को या तो वो कोर्ट में खींच कर लेकर जाएं, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए थे तो उनको माफी मांगनी पड़ी, बिल्कुल, है ना। नितिन गडकरी ने उनसे माफी मंगवाई, तमाम नेताओं ने माफी मंगवाई, बहुत लोग माफी वीर है वो, तो खैर जाने दीजिए। लेकिन मैं इनकी जो बात कर रहा हूं, राहुल गांधी पर जब इस तरीके की बातें लग रही और एक डॉट्स जुड़ रहे हैं, दिक्कत ही है, जो जुड़ रहे हैं तो इस पे जवाब देना जरूरी हो जाता है। और मोदी और अडानी के संबंधों को लेकर जो आपने आरोप लगाए हैं, उस पर आप चाहे कैप लगा लें चाहे वो ले लें, प्रियंका गांधी भी वहां पर पहुंची, और ऐसा लग रहा है कि भाई बहन में जैसा कुछ कंपटीशन जैसा चल रहा है। कुछ ऐसा तो ऐसा लगता है कि अंत में भाई बहन ही बचेंगे। इनके मुख्यमंत्री भी कहेंगे भैया करो। अच्छा, मुख्यमंत्री त्रिवेदी बचेगा, है वो तेलंगाना वाले रेवंत रेड्डी जो है, बड़ा दबाव है उनके ऊपर। अरे भाई, मैं उसी से, मतलब आप सोचिए कि तेलंगाना थाईली, मतलब तेलंगाना की देवी, वो लाल वेशभूषा में जैसे लक्ष्मी माता होती है, उनके एक हाथ में बथुकम्मा वहां का प्रतीक है, पहचान है तेलंगाना की। वो फूलों का एक इस तरीके से कलश टाइप का होता है जो पूरी तरीके से पहचान बना हुआ। उनके हाथ में एक हाथ में उनके जो है भुट्टा वगैरह, मक्का वगैरह, मतलब फसल। तो मतलब कुल मिला के वो आपको धन, ऐश्वर्य, अन्य सब कुछ दे रही, जैसे अन्नपूर्णा जैसे होती उस तरीके की देवी। उनका स्वरूप बदल दिया और कांग्रेस के चुनाव चिन्ह को देवी के हाथ से जोड़कर रेवंत रेड्डी ने जो नीचता की पराकाष्ठा की है, साड़ी का रंग बदल दिया, हरा, लोग कह सकते तो हरा तो खैर चलो मान लो हरियाली से भी होता है, तमाम हरियाली तीज में भी लोग हरा पहनते हैं, लोग दूसरे तरीके से भी उसको देखेंगे। लेकिन जब आप ऐसे, राहुल गांधी कहते हैं ना कि डरो मत, ये अभय मुद्रा, तो ये अभय मुद्रा वाला हाथ कर दिया, जबकि उनके उस हाथ में बथुकम्मा है और एक हाथ में अन्न है। एक चीज राजेश्वर में यहाँ कहूंगा, ये अभय मुद्रा वाला नहीं है उनका वो हाथ का निशान है पंजा, वही कह रहा हूँ। अभय मुद्रा वो कह भले रहे, उनको तो यही नहीं पता है, वो तो उनकी भी अभय मुद्रा बना दे रहे हैं, जिनका कोई चित्र नहीं है, जिनकी कोई जानकारी, तो इसलिए अभय मुद्रा नहीं, उनको ज्ञान भी नहीं है अभय मुद्रा का, लेकिन वो हाथ का चिन्ह है। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कितना दबाव है रेवंत रेड्डी के ऊपर। 100 करोड़ रुपए अडानी फाउंडेशन ने प्लेज किया, उसको कहा कि अब हम नहीं लेंगे, और जो वहां के हित के लिए, बच्चों के हित के लिए था, स्किल यूनिवर्सिटी का। और दूसरा, आप जब राज्य में ये जो आप कह रहे हैं ना, बड़ा अच्छा आपने बताया, जो वहां की संस्कृति है, जो जिसको हम बार बार कहते हैं कि भाई हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, उसको लेकर ही परेशान रहते हैं। और दूसरी तरफ वो कहेंगे कि नहीं नहीं क्या कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत खोदो। अच्छा, खुदाई हो कहाँ रही वैसे?
ये देखिए कैसे लोगों को हाँ, गुमराह ये किया जा रहा है। अच्छा सवाल आपने ये कहा, बिल्कुल। देखिए, ये जो लोग हैं इनके मतलब इनके लिए मैं क्या कहूं, मतलब घृणा से वो सराबोर, वो इस तरीके से ये लोग रेंगने लग गए हैं, बजबजाने लगी है, बदबू आने लग गई इन लोगों से। उत्खनन अगर होता है, एएसआई जाती है तो क्या वो कुदाल लेकर जाती है? क्या करती है वो? एएसआई जाती है वहां पर कुछ धीरे धीरे, जिसको होता है ना कि किसी चीज की जांच करना। आपने कह दिया भारत खोदो। अच्छा एक बात बताइए, भारत खोदो की जब बात आपको आज बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन संभल की अगर मैं आपसे बात करूं, संभल तो जान दीजिए, अभी लेटेस्ट मामला जो है आ गया है यूपी कॉलेज बनारस का। अच्छा, यूपी कॉलेज के लड़के बड़े बदमाश होते हैं, फिर कुछ हो जाएगा तो कहेंगे आप फिर यहीं नहीं नहीं, चर्चा बदमाश करेंगे। होते हैं क्या? आप सोचिए नहीं, कि उनको गुस्सा आएगा भाई। तो है वो वहां पर बैठ कर पटांग बैठे। आप करिएगा तो यूपी कॉलेज के लड़के छोड़ देंगे क्या? हम मतलब और अगर फिर आप कहेंगे कानून व्यवस्था की स्थिति हो गई। अब आप सोचिए कि यूपी कॉलेज मतलब उदय प्रताप कॉलेज, और योगी आदित्यनाथ वहां पर जाते हैं, हर्षवर्धन, और वो कहते हैं कि यहां से एक खाली मतलब जो है पेपर पे भी अगर यहां पर मान्यता के लिए कहेंगे यूनिवर्सिटी की तो हम दे देंगे। आपको बता दें यूपी कॉलेज जो है स्वायत्त है अपने आप में, उसको विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए मुख्यमंत्री वहां पर इतना कहकर आते हैं, अचानक दूसरे दिन वहां पर जुमे की नमाज में जहां पर 20-22 लोग जाते थे, एकदम से 500-600 लोग चले आते हैं। और एक वो लेटर वायरल होने लगता है जो अच्छा, 2018 नमाज में जाके करते कहाँ है? वो तो कॉलेज है। कॉलेज, वहां पे एक मस्जिद बनी हुई है, बहुत छोटी सी मस्जिद, टीला था। कॉलेज में मस्जिद कैसे? बता रहा हूं, वो टीला जो है उन्होंने कहा कि ये जो है छोटे नवाब टोक हजरत की मस्जिद है, और वो छोटी सी जो है बनी हुई है मस्जिद, वहां पर मजार बनी हुई है, और उस पर जो है वो जाके पढ़ते हैं। और इसके बारे में भी बात आती है कि 1976 तक तो यहाँ पर कुछ था, 1989 तक कुछ था ही नहीं, एक टीला होता था, और सभी धर्मों के लोग जाके वहां पर दिया जलाते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वहां पर कोरोना काल में जाते जाते ये बहुत ज्यादा बड़ा बन गया। अच्छा, मैं आप लोग जो कह रहे हैं ना भारत खोदो भारत खोदो, आप ये समझिए कि कैसे वक्फ पूरे यूपी कॉलेज की जो जमीन है उस पर दावा ठोक देता है, और वो 2018 में वो लेटर वायरल होने लगता है योगी के कहने के बाद। चुनौती योगी को। और देखिए एक चीज और बताऊं मैं आपको, ये जो बना था कॉलेज, ये एक तरीके से जो एक होता है कि पूरा जो क्लास था उसके तहत जब ये कॉलेज बना, जब पूरी चीजें रखी गई तो सब चीजें खत्म हो गई, लेकिन लेटर फिर भी वायरल हो जाता है, और ये संभल के बाद होता है। तो आप हिम्मत देखिए, हिमाकत देखिए योगी को चैलेंज करने कि आप विश्वविद्यालय बनाएंगे तो हम पूरे कॉलेज को नहीं बने देंगे। अच्छा, वो तो पढ़ाई लिखाई की बात थी, वहां तो मंदिर की बात नहीं थी। नहीं, लेकिन इसमें ये भी समझना है, यूपी कॉलेज में वो मजार बन जाती है, वक्फ दावा ठोक देता है। संभल की जो मस्जिद है, जिस संभल की मस्जिद की बात की जा रही है, वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था, तो उसमें फिर एएसआई के अधिकारियों को कब और किसने भगाया? और जब सिर्फ सर्वे होना है, सर्वे में कोई खुदाई नहीं थी, तो फिर किन लोगों ने पत्थरबाजी कराई? किसने 5 बच्चों की जान ले ली? और वो बच्चे अगर वो पत्थरबाजी करने गए थे तो वो आरोपी हो सकते हैं, अपराधी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जान नहीं जा सकती। किसने गोली मार दी उनको? और वहां तो पाकिस्तान की फैक्ट्री में मिले वो खोखे मिले, खोखे वगैरह मिले हैं। तो ये खतरनाक है। और मैं फिर कह रहा हूं कि वक्फ को तो या तो संशोधित होकर सही रूप में आना होगा, और मूल बात यह है वक्फ को समाप्त करना होगा। किसी भी लोकतांत्रिक देश में एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का कोई मतलब नहीं। यहाँ पर एक बात और है हर्षवर्धन, ये लोग जो बड़ा इसका विरोध कर रहे हैं वो क्या कहते हैं, 1991 वर्शिप एक्ट की बात करते हैं। अरे भैया, जो एएसआई के तहत संरक्षित है तो एएसआई को पहले तय करने दो ना क्या है। बिल्कुल। अगर आप न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन न्याय भी आपकी सहूलियत के हिसाब से हो, जिस आंख से आप देखना चाहते हैं, जैसे देखना चाहते हैं वैसे हो, ऐसे नहीं होता है। अच्छा, मैं तो ये भी कह रहा हूं ना कि एक तो एक देश को पता क्यों नहीं हो कि कौन कौन से मंदिर तोड़ के मस्जिद बने, इससे कौन सा सांप्रदायिक। अच्छा, वहां पर आप देखिए ना, हरिहर मंदिर जिसकी बात हो रही, वहां से हिंदुओं की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं कि कल की यहां पर अवतार लेंगे। अब आपने तो अपने जहां पर वक्फ आपका दावा है ठोक दिया। अब उसके बाद भी फिर जो आप कह रहे हैं ना, कानूनन अगर आप बात करें, मैं सिर्फ कानून की बात कर रहा हूं, संविधान की, एएसआई को वहां पर जाके सर्वेक्षण की अनुमति दी है कोर्ट ने, तो कोर्ट के आदेश की अनुपालना अगर की जा रही है तो उस पर आप हो हल्ला करने वाले होते कौन हैं? और अगर आप कर रहे हैं तो फिर उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। अगर देखिए, कानून अगर अपने हाथ में आप लेंगे, संविधान की बजाय पत्थर अगर आप अपने हाथ में लेंगे तो फिर पत्थर का माकूल जवाब दिया जाएगा। इसमें देखिए, योगी जी जरा सा भी कमजोर नहीं पड़ते हैं। वो साफ साफ उन्होंने कहा कि संभल हो, अलीगढ़ हो, गाजियाबाद हो, कहीं भी हो। अच्छा, वो राकेश टिकैत अच्छा दौड़ते हैं।
हाँ, भागते अच्छा है, बढ़िया दौड़ते हैं। बहुत बढ़िया दौड़ते देखिए हैं। कैसा दौड़े अलीगढ़ के आसपास कहीं, अच्छा पुलिस बिल्कुल। दौड़ाई लेकिन पकड़ लगे। दरअसल फोटो ऑप है ना। हाँ। देखिए ये सब फोटो वाले नेता है। हाँ। जैसे ये कह रहे हैं खींच मेरी फोटो, जैसे राहुल गांधी भी खींच मेरी फोटो कर रहे थे, पता ना आपको, फोटो वाला पता ना आपको क्या मुझे हुआ? नहीं, फोटो वाला नहीं पता। अब बोले वीडियो बनाओ, तो अच्छा। प्रियंका के साथ गए थे। हाँ, और ये हाँ। क्यों कर रहे थे गाजीपुर में, आपको पता है? क्योंकि इंडी गठबंधन तो छिन्न भिन्न हो गया। अडानी के मुद्दे पे क्या हुआ कि अखिलेश यादव ने संभल का मुद्दा उठा दिया। और वो वाइज पॉलिटिकल मूव था। नहीं, और क्यों किया है भी समझिए। हाँ। आपने पहली बात में आप दिल देखिए कितना बड़ा है। 8वें नंबर के ब्लॉक में आप याद करिए कि अटल बिहारी वाजपेयी अपने बगल में जॉर्ज फर्नांडिस को बैठालते थे। जॉर्ज फर्नांडिस के पास इतनी सीटें नहीं होती थी, लेकिन इन्हें अखिलेश यादव को साथ बैठाना गवारा नहीं हुआ, केसी वेणुगोपाल को बैठाना। 8वां ब्लॉक और पहला ब्लॉक जो स्पीकर के आसन के पास में होता है, इस पर ही कैमरा होता है। तो कैमरे में सिर्फ राहुल गांधी रहेंगे और कांग्रेसी रहेंगे, अखिलेश भैया नहीं रहेंगे। अच्छा, उनको 6वें ब्लॉक में बिठाल दिया। है तो पहली लाइन में ही। हाँ, पहली लाइन में तो है, लेकिन वो 6वां और अच्छा 7वें में भी नहीं, 6वें ब्लॉक में। ये नेता विपक्ष होता है करना कर सकते थे ना कि राहुल गांधी कम से कम वहां पर अखिलेश यादव को अपने बगल बिठाते, और ये तो अच्छा लगता ना भाई, और कोई है भी नहीं वहां, शरद पवार तो है नहीं, ऐसी वहां बात लालू यादव तो करते है ऐसी नहीं। बात करते हैं हर्षवर्धन भैया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नहीं, सचिन पायलट, सुनिए, इन सब लोग को जो है माता जी ने उनकी सिर्फ इसलिए खत्म कर दिया, पार्टी में नहीं बढ़ने दिया कि हमारा लाल जो है कहीं पीला ना हो जाए। प्रियंका गांधी को राजनीति में नहीं आने दिया सक्रिय, कहीं लाल जो है नीला ना हो जाए। और आपको लगता है कि अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन की जीत का ज्यादा बड़ा नायक था, बिल्कुल। जिसका पीडीएफ फार्मूला चला, इनकी लाल किताब ने काम नहीं किया है, उसकी लाल टोपी ने काम किया है। थोड़ा सा लोग कहते हैं कि मतलब हीरो तो मुसलमानों का राहुल गांधी है ना। अरे भैया वो तो ठीक है, लेकिन तो जोड़ा ना वोट। मुझे लगता है कि उससे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला था। अगर जोड़ा होता, अगर ऐसी कुछ चीजें थी तो जोड़ के महाराष्ट्र में दिखा देते। क्या हुआ महाराष्ट्र में? जहां पर सहयोगी मजबूत, वहां पर कांग्रेस जिंदाबाद। जहां पर कांग्रेस को लीड करना है, वहां पर कांग्रेस फुस। कुल मिला के सहयोगी मजबूत होगा तो काहे कैमरे में दिखे भाई? तो इसलिए सब ठीक तो किया ये राहुल ये कैमरे की नहीं, राहुल जी आपने ठीक ठीक है। किया। तो भाई अब नहीं वहां पर फोटो नहीं खिंच पाई, तो बोले कि अब अखिलेश बोल चुके हैं तो अब मैं यहाँ पर अच्छा, बोलूंगा। लेकिन एक और मैं आपको बताऊं, बड़ा रोचक याद आ गया। अखिलेश यादव की फोटो न दिखे लोकसभा में, उसके लिए वो सीट न मिले, वो तो अलग बात है। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही जो ये संभल जा रहे थे, तो इनको पुलिस ने रोका था जब, तो प्रियंका की भी फोटो काट दी। अरे और तो और जाने दीजिए, राहुल उससे भी नाराज हो गए। किससे? जिस तरीके से कांग्रेसी घर से नहीं निकल पाए, सारी कमेटियां भंग हो गई। और सारी कमेटियां प्रियंका ने बनाई थी। जब लड़की लड़ सकती थी ना, जब लड़ने गई थी ना, वाला ने याद दिलाई, लड़कियों लड़ सकती बड़ी, मतलब वर्चना गौतम जो है ना, ये कहाँ मेरठ की है शायद, वो जाके कही थी कि आप तो लड़की लड़ सकती हैं, लड़कियों के मामले में बोलती ही नहीं। और वो रोशनी जायसवाल भी जो है बड़ी वीरांगना बन रही थी, दूसरे घर पे पहुंच गई थी, वही भागी भागी फिर रही थी, अभद्रता की थी था उसने। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। तो कुल मिला के वो जो कमेटी है, तो सपा वालों ने जानते क्या जवाब दिया? अभी हमारे अखिलेश भैया आए होते तो हम बताते कैसे घुसा जाता है। और यहाँ कुल मिला गाजीपुर में गए, घुस तो सकते नहीं थे, कार्यकर्ता घर से बाहर नहीं निकले। तो आप सोचिए कि कांग्रेस के संगठन की हालत क्या है। तुरंत दूसरे दिन सारी कमेटियां भंग कर दी गई, सब भंग कर दी। और कहा गया खड़गे जी ने भंग कर दी। अच्छा हाँ, खड़गे जी ने भंग कर दी। हाँ हाँ, आपने सही कहा, खड़गे जी। साइन तो अध्यक्ष, नहीं, आपने सही कहा। संगठन महासचिव, चूंकि पॉलिटिकली तो आपको करेक्ट रहना चाहिए, नहीं टेक्निकली करेक्ट रहना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकली आप करेक्ट नहीं है। पॉलिटिकली क्या करेक्ट रहना? पॉलिटिकली तो भाई सब कुछ राहुल जी हैं, इसमें क्या है? तो अब कुल मिला के प्रियंका भी पीछे, सारी कमेटियां भंग होगी क्योंकि आप निकल नहीं पाए। राहुल जी निकले थे उसके। अब ये थोड़ा सा इससे मैं समझ, वो तो पीछे इसलिए थी, कोई स्टिकर लगाना था अडानी वाला, तो भाई पीछे से तो लगा देंगे ना, वो मतलब पीठ पे लगाना था, तो थोड़ा पीछे थी। और मतलब कुल मिला के चौथी रो में जैसे वो वहां पहुंच गई हैं, तो कुल मिला के जो संसद में उनके राहुल और उनकी सीट के बीच की दूरी है, वो दूरी पार्टी में भी सुनिश्चित की जा रही है। लेकिन ये तो पहली बार जीती, वो तो और पीछे हो सकती थी, तो कहिए फिर भी आगे की सीट दे दी है। हाँ, नहीं हो सकती थी, लेकिन अब कुल मिला के भाई चुनाव तो लड़ा रही थी, कितना पीछे करते। अब इससे ज्यादा पीछे करते तो लड़के तो उसने सीट ले ली है, लड़के बहुत सारी चीजें की है। अब पता चला वो और ज्यादा लड़ जाती। अच्छा, लेकिन कितना भी लड़ेंगे, दिल्ली में कुछ कर पाएंगे क्या? दिल्ली में तो भैया देखो, कुल मिला के ऐसा लगता है कि घोषित समझौता हो गया है। राहुल गांधी को लगने लग गया है कि अरविंद केजरीवाल अगर हारते हैं कि उनके ऊपर आरोप ना लग जाए, इसीलिए आप देखिए कि यहाँ पर वो न्याय यात्रा चल रही, कोई देवेंद्र यादव उनके प्रदेश अध्यक्ष चला रहे। कश्मीर से कन्याकुमारी जोड़ने निकल पड़े, लेकिन नाक के नीचे राहुल गांधी अभी तक नहीं निकले हैं। क्यों?
इसलिए तो मतलब आप इसको कह रहे हैं कि कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल जुड़े हुए हैं? बिल्कुल सब मिले हुए हैं जी। नहीं, मैं तो लेकिन कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल ने साफ कह दिया हम समझौता नहीं करेंगे। अब तो भैया ये बताओ ना कि यहाँ पर नाक के नीचे क्यों नहीं आ रहे, ये तो बड़ा सवाल है ना। नहीं, वो लेकिन आप देखिए, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम समझौता नहीं करेंगे, हम्म। उधर से कुछ जवाब उस तरह का आया नहीं, और वो साफ साफ दिख रहा है कि नहीं करेंगे। भैया जब करके भी तुम साथ के साथों हार गए थे दोनों लोग, तो अब क्या कर लोगे? लेकिन आप ये कह रहे हैं कि दोनों अंदर मिले हैं, राहुल और केजरीवाल। हाँ, इसलिए मिले हुए हैं क्योंकि केजरीवाल को जरूरत नहीं है, हम्म। राहुल की जरूरत है। क्योंकि अगर केजरीवाल, देखिए एक बात तो मान लीजिए हर्षवर्धन, अच्छा, लेकिन यहाँ तो मुख्यमंत्री केजरीवाल को बनना, आप सब राहुल की जरूरत है, ये नहीं भी ठीक नहीं। मैं बता रहा हूँ ना मतलब उसका ये क्या। आप राहुल नहीं के साथ अन्याय कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल अन्याय नहीं कर रहा हूँ, मैं बताऊँ क्यों। केजरीवाल जी वैसे आपको बहुत पसंद करते हैं, नहीं, केजरीवाल जी की बहुत तो आपको- बहुत मोहब्बत है उनको, बहुत ज्यादा। बहुत, इतनी मोहब्बत की क्या बताएं कि मतलब आदमी इस मोहब्बत में मर ही जाए, इतनी मोहब्बत है। ये तो समझिए क्या समझिए, कह रहे हैं। तो थोड़ा खैर वो सा जाने तत्व है दीजिए, इसमें। उसमें तथ्य है। और वैसे केजरीवाल तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं टाइप का मामला है। तो देखिए केजरीवाल, मैं इसलिए कह रहा हूँ, केजरीवाल ने सोनिया गांधी को चोर कहा, राहुल गांधी को चोर कहा, प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा को चोर कहा, शीला दीक्षित को चोर कहा, लालू प्रसाद यादव को चोर कहा, शरद पवार को चोर कहा। लेकिन जब जेल में वो चोरी के आरोप में अंदर गए तो ये सारे लोग साहूकार बन के उनको साहूकार बताने लग गए। तो मतलब अरविंद केजरीवाल की चतुर राजनीति की ये मिसाल है कि वो सब कुछ करवा ले जाते हैं। और कहा भी था राहुल गांधी ने 2013 में जब हारे थे, हम आम आदमी पार्टी से सीखेंगे। हालांकि अभी तक सीख नहीं पाए, 11 साल हो गए। लेकिन एक चीज मुझे लगता है, जरा आप बताइए, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि अरविंद जी का आत्मविश्वास हिल गया है, और क्या दिल्ली से जा रहे हैं क्या ये? नहीं, मैं वही तो आपसे बताना चाह रहा हूँ। ये कुछ लग रहा है। बिल्कुल, मैं इसीलिए आपसे बताना जो कारण, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली का नेतृत्व है वो इतना कमजोर और इतना बचकाना और इतना अपरिपक्व है, और बिल्कुल कर्मवीर तो बिल्कुल नहीं है, निरीह दिखाई पड़ते हैं। और मैं शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, वो मीडिएट ज़्यादा करते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग वाले लोग हैं, नेता इनके पास नहीं है। लेकिन जनता फैसला क्यों लेगी? एमसीडी का चुनाव में आपको ये किस्सा बताया भी था मैंने, शीला दीक्षित से जब तीसरी बार चुनाव जीती थी वो, तो मैंने उनसे जब बात की तो मैंने उनसे यही पूछा कि आप कैसे जीतेंगी। तो बोली कि देखो ऐसा है राजकिशोर, ये एमसीडी से लोग ज्यादा परेशान हैं, एमसीडी पे भाजपा का कब्जा है, जब तक एमसीडी पर भाजपा रहेगी तब तक शीला दीक्षित जीतती रहेंगी। और वो तीसरी बार जीत के आई। अब लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास एमसीडी है। नहीं, और इतना ही नहीं, देखिए वो आत्मविश्वास हिला, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 62 और 67 जीतने वाली जो पार्टी थी, वो अब पूरी तरह से एकदम, जिसको कहें कि मतलब बता ही नहीं पा रही कि हम जीत पाएंगे नहीं, और आरोप लगा रही कि वोटर मतदाता हटा दिए, वोटर लिस्ट से नाम हट गए। तो ये आत्मविश्वास उनका हिला हुआ दिखाता है, ये मुश्किल दिखा रहा है। नहीं, आत्मविश्वास उनको ये तो समझ में आ गया ना कि कुल मिला के जो उनके ईमानदारी के मोर्चे पर जो वोटर आया था वो तो अब नहीं आने वाला है। वो तो दिल्ली की डेमोग्राफी ऐसी है कि 70% से ज्यादा अनियमित कॉलोनी है यहाँ पर। वहां पर जो लाभार्थी वर्ग एक बना हुआ है आम आदमी पार्टी का, जो अपने वॉलेंटियर बना है, और जिस तरीके की फ्री बीज जिसकी हम बात करते हैं, वो सारी चीजें, तो वही सब चीजें उनके पक्ष में जाती दिखाई पड़ रही है। बाकी जो एक नई राजनीति के लिए लोग आए थे, जो एक नए विकल्प के लिए लोग आए थे, वो तो पूरी तरीके से हट चुके हैं, कट चुके हैं। मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी अगर बहुत समझदारी के साथ लड़ ले चुनाव, थोड़ा सा कुछ भी दिमाग लगा ले, मेहनत कर ले, और यहाँ के जो अकर्मण्य नेता हैं उनको किनारे रख के कुछ ढंग का फैसला ले ले, तो आप मानकर चलिए कि आम आदमी पार्टी का अवसान तय है। और राहुल गांधी ये आरोप अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, क्योंकि अगर राहुल गांधी बहुत मजबूती से लड़ते हैं तो फिर दूसरी जगहों पर यह कहा जाएगा कि देखिए आपने तो लड़ने नहीं दिया, और फिर राहुल गांधी अगर मिलकर लड़े तो अरविंद केजरीवाल कहेंगे कि आप हरियाणा मुझको 1 सीट दे रहे थे, मैं आपको 2 दिए दे रहा हूं। तो कुल मिला के औकात तो आपकी इतनी है ना, यहाँ पर जब 0-0 सीटें 2 बार से ला रहे थे। तो इससे अच्छा ये है कि अघोषित समझौता, चुपचाप घर में बैठे रहो, हम नहीं निकल रहे हैं। अच्छा, निकल के भी अगर सीटें नहीं ले पाए तो भी बेइज्जती, और जीत गए तो उसके बाद दूसरा संकट मुश्किल तो है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का आत्मविश्वास भले हिला दिख रहा है। इस वक्त देश में अगर किसी एक नेता का आत्मविश्वास बहुत चरम पर है तो वो महाराष्ट्र के नागपुर से राजनीति करने वाले स्वयं सेवक संघ के एक अनुभवी लेकिन अनुशासन में रहने वाले नेता देवेंद्र फडणवीस हैं। तो देवा भाव तो और ज्यादा परिपक्व दिख रहे हैं, कमांड में दिख रहे हैं। मैंने एक कभी शेर पढ़ा था, समंदर जिसे देना हो उसे कतरा नहीं देता, खुदा कभी अपने चहेते को दुनिया नहीं देता। क्या बात। देवेंद्र फडणवीस के लिए मुझे ये लाइन बिल्कुल सटीक लगती है। आप सोचिए कि 2014 के बाद 2019 में वो मुख्यमंत्री बने थे, तो वो मुख्यमंत्री रहते अगर स्मूथली चल जाते, लेकिन उद्धव ठाकरे, शरद पवार और भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी पॉलिटिक्स ने उनको इस तरीके से संघर्ष करके
तमाम जो उनके ऊपर जाति क्षेत्रीय जो सीमाएं बांधी गई थी, उन सबको तोड़कर वो आदमी कैसे धर्म युद्ध का नारा देकर नरेंद्र मोदी का परम मित्र बनकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का लाडला बनकर जिस तरीके से उसने पूरे महाराष्ट्र में अपने आप को साबित किया, महाराष्ट्र के दिल में जगह बनाई, वो अपने आप में मिसाल है। संघर्ष से सत्ता तक पहुंचा हुआ व्यक्ति है हर्षवर्धन। वो सत्ता से सत्ता उसने नहीं ली है। नहीं, और देखिए जो भी बड़े नेता होते हैं वो संघर्ष में, जिसको कहते हैं ना कि रंदा चलता है तभी तो लकड़ी थोड़ा चिकनी होती है। बिल्कुल। और चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या फिर पहले के दौर में अटल आडवाणी हो या जो भी जिस पार्टी में बड़ा नेता बना है, उसके पीछे संघर्ष बहुत ज्यादा है। और जो नेता लुढ़कते चले गए, वो संघर्ष नहीं किए, इसीलिए उनको मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस अब तो विधानसभा का सत्र भी शुरू हो गया है, सब शपथ ले चुके हैं, तो बढ़िया मंत्रिमंडल आ जाए अगले। मुझे लगता है कि जब हम लोग अगली बार बात करेंगे तो मंत्रिमंडल की तस्वीर आ जाएगी, या मंत्रिमंडल भी शायद तब तक हो जाए। हाँ, लेकिन एक बात और समझ लीजिए, देवेंद्र फडणवीस के रूप में अभी तक क्या था कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्रियों के तौर पर जो सबसे बड़ा नाम होता था योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से आते थे। छोटा राज्य था असम, लेकिन हिमंतो विश्व शर्मा का भी आप नाम लेते थे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने उनको सत्ता गोद में नहीं मिली, एक्चुअली संघर्ष करना पड़ा उनको। और महाराष्ट्र में आप सोचिए कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे, शरद पवार जो चाणक्य कहे जाते थे, उनका धनानंद बना दिया उसने। और कुल मिला के जिस तरीके से वो असली चाणक्य और चंद्रगुप्त बनकर निकला, वो अपने आप में मिसाल। और मुझे लगता है कि सिर्फ महाराष्ट्र की सियासत नहीं, हर्षवर्धन, ये भारतीय राजनीति के लिए एक नया उदय है। पीढ़ीगत परिवर्तन के नेता देवाभाऊ बनने जा रहे हैं, और कह सकते हैं कि जो अच्छा फ्रेज दिया, पीढ़ीगत परिवर्तन। तमाम जो है चीजें बिल्कुल सही। बाला साहब ठाकरे और शरद पवार, उनकी राजनीति जानी जाती थी, क्योंकि मुंडे महाजन की राजनीति कभी उस तरह की नहीं थी कि वो महाराष्ट्र चलाए। लेकिन लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस उस तरफ स्थापित होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, बस अब चर्चा को विराम दे, लेकिन आखिरी में एक बात कहना चाहता हूँ। एक फिल्म देखी मैंने अभी, पुष्पा 2 की बड़ी चर्चा हो रही है। आमतौर पे हम लोग फिल्मों को इसमें नहीं लेते हैं, लेकिन अगर वो समाज से जुड़े हुए विषय हों तो उसको देखना और समझना जरूरी होता है। एक फिल्म आई है, अगर आप लोग को मौका मिले तो देखिएगा। असली जो शहीद थे वहाँ पर, जिन्होंने मतलब क्या कहें, मुकुंद वी अशोक चक्र से वो नवाजे गए थे, वो फिल्म आई है। आप जरा देखिएगा कश्मीर को लेकर कि किस तरीके से कश्मीर में चीजें होती थी। वो फिल्म जब देख रहा था ना हर्षवर्धन, तो मुझे समझ में आया कि जो कश्मीर में जो हुआ है वो कैसे क्रांति है। और तमाम चीजें आपने देखी होंगी, तमाम नैरेटिव बनाने वाली फिल्में देखी होंगी, लेकिन एक फौजी, कश्मीर के हालात, और कैसे वहां पर तमाम जो ताकतें जाकर चीज़ों को बिगाड़ रही थी, और कैसे तस्वीरें बदली, कितनी शहादत गई हैं। जो आपको लोग गिनाए जाते हैं ना कि शिक्षक का बेटा मार दिया गया, तो इन लोगों ने शिक्षक का बेटा नहीं, कैसे कितने सैनिकों, किन फौजियों को कैसे रहना पड़ा और कैसे उन्होंने शहादत दी है, और उसके बाद उनके परिवारों पर क्या गुजरी है। इसके साथ में वहाँ परिवर्तन ऐसे नहीं आया, वहाँ के लोगों को लाकर। उसमें एक डायलॉग आता है, बड़ा अच्छा आता है हर्षवर्धन, मैं कहे बिना रुक नहीं पा रहा हूँ। तमिलनाडु का एक लड़का, वो सिर्फ अपने साथी की गलती को इसलिए बचाता, कहता है कि हम तो तमिलनाडु से आ गए, लेकिन कश्मीर का बंदा फौजी बना है, अगर इसको गलती की सजा मिल गई तो कश्मीर के दूसरे लोग हतोत्साहित होंगे। ये होती है सहिष्णुता, ये होती है सबको साथ लेकर चलने की नेतृत्व क्षमता। और ये हमें लगता है जो भारतीयता यही है, भारतीय संस्कृति यही है। ये इस नोट पे मैं खत्म कर रहा हूं कि जगह जगह जो तमाम लोग जो खुदाई की बात कर रहे हैं ना, संस्कृति को मत खोदिए, न्याय की अवधारणा को मत खोदिए। खोदना है तो खोद कर निकाल फेंकिए अपनी नफरत और अपने जो झूठे नैरेटिव का जो आपने वृक्ष बोकर रखा हुआ है, विश्व वृक्ष, उसको निकाल कर फेंकिए। तो वैसे मैं इस फिल्म से ही इस मामले को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। और मुझे लगता है कि जो हर्षवर्धन जी ने एक जो बात कही कि सबसे आखिरी में उन्होंने विषय लिया महाराष्ट्र वाला, पीढ़ीगत, वो आज का शब्द है। मुझे लगता है इसको काट के बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।